क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे लंबे सबसे विस्तृत लिखित संविधान का जो इंट्रोडक्शन है ना, वो पूरी किताब लिखे जाने के एकदम बाद सबसे अंत में लिखा गया था। हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर सच में ऐसा ही हुआ था। मतलब जिस हिस्से को आज हम संविधान की आत्मा कहते हैं, वो असल में एक आफ्टर थॉट था। तो इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास जो रिसर्च और ऐतिहासिक फैसलों का स्टैक है, वो भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के एक एक शब्द की परतें खोलने वाला है। बिल्कुल। और ये चर्चा इसलिए भी इतनी अहम हो जाती है क्योंकि प्रस्तावना महज कोई किताब की शुरुआत में छपा आम पन्ना नहीं है। सही कहा। अगर हम कानूनी इतिहास में जाएं ना, तो बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना उन संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की एक चाबी है। एक चाबी? हाँ, मतलब जब भी इस संविधान का कोई नियम या कानून उलझा हुआ लगता है तो हमारी न्यायपालिका इसी चाबी का इस्तेमाल करती है, ये समझने के लिए कि आखिर कानून बनाने वालों का असली इरादा क्या था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर ये निर्माताओं के दिमाग की चाबी है और पूरे संविधान का निचोड़ है, तो इसे सबसे अंत में क्यों अपनाया गया? इसका कारण बहुत रणनीतिक था। मतलब आमतौर पर तो जब कोई किताब लिखते हैं तो शुरुआत प्रस्तावना से ही करते हैं ना, फिर इसे आखिर के लिए क्यों बचाया गया? क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ा और जटिल महल बना रहे हैं। आप महल का नक्शा तो पहले बनाते हैं, पर उस महल के बाहर लगने वाला मुख्य बोर्ड, हाँ, जो बताता है कि अंदर क्या है। बिल्कुल, उस बोर्ड को आप तब तक फाइनल नहीं कर सकते जब तक कि महल पूरी तरह से बनकर तैयार न हो जाए। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तावना को एकदम अंत में वोटिंग के लिए रखा था। अच्छा, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विरोधाभास न रहे? हाँ, मकसद यही था कि प्रस्तावना का एक एक शब्द उस पूरे संविधान के प्रावधानों के साथ सटीक रूप से मैच करे, जिसे पिछले 3 सालों की मेहनत से तैयार किया गया था। ये तो मुझे किसी बहुत बड़ी नॉवल के ब्लर्ब या ट्रेलर की तरह लग रहा है। आप ट्रेलर तब बनाते हैं जब पूरी फिल्म शूट हो चुकी होती है, ताकि असली रोमांस उस 1 मिनट में आ सके। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन अगर ये सिर्फ एक ट्रेलर या ब्लर्ब है, तो एक बुनियादी कानूनी सवाल उठता है, क्या ये प्रस्तावना वास्तव में संविधान का कानूनी हिस्सा है भी या नहीं? इस सवाल ने ना भारतीय न्यायपालिका में कई दशकों तक एक बहुत बड़ी बौद्धिक बहस को जन्म दिया था। अगर हम 1960 के बेरुबारी यूनियन केस की बात करें। अरे, वो सीमा विवाद वाला मामला। हाँ, वही। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ इलाकों की अदला बदली की बात चल रही थी। बेरुबारी का इलाका पूर्वी पाकिस्तान को दिया जाना था। और इस पर तो भारी हंगामा हुआ होगा उस वक्त। बिल्कुल, बहुत हंगामा हुआ। विरोध करने वालों ने अदालत में तर्क दिया कि प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु देश है, तो संसद अपनी मर्जी से कोई हिस्सा दूसरे देश को कैसे दे सकती है? तो कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज के नजरिए से काफी चौंकाने वाला लगता है। 8 जजों की बेंच ने कहा कि प्रस्तावना विचारों को समझने का एक साधन जरूर है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, सच में 1960 तक प्रस्तावना को बस एक अच्छी कविता या गाइड माना जाता था? हाँ, अदालत का तर्क था कि प्रस्तावना से सरकार को कोई ठोस कानूनी शक्ति नहीं मिलती है, इसलिए इसके आधार पर संसद को भूभाग सौंपने से रोका नहीं जा सकता। मतलब उसकी कोई स्वतंत्र कानूनी हैसियत ही नहीं थी। वैसा ही कुछ। लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रही। गोलकनाथ केस में चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने कहा कि प्रस्तावना आदर्शों को एक नटशेल में पेश करती है, पर जो असली भूकंप आया ना, जिसने सब कुछ पलट दिया, वो था 1973 का केशवानंद भारती केस। द केशवानंद भारती केस। भारतीय संविधान की बात हो और इसका जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर वाले महामुकदमे में प्रस्तावना की क्या भूमिका थी? अदालत ने अपना ही फैसला क्यों पलट दिया? इसका कारण बहुत तकनीकी था। 13 जजों की बेंच ने जब संविधान सभा की बहसों का गहराई से अध्ययन किया, तो उन्होंने एक बहुत अहम बात नोटिस की। क्या? उन्होंने देखा कि जब प्रस्तावना पेश की गई थी, तो बाकायदा उस पर वोटिंग हुई थी। सदस्यों ने उसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था जिससे बाकी अनुच्छेदों को पास किया गया था। अच्छा, मतलब वो भी उसी प्रोसेस से गुजरी थी। हाँ, तो इस आधार पर अदालत ने माना कि चूंकि इसे उसी प्रक्रिया से अपनाया गया है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का ही अभिन्न हिस्सा है। बेरुबारी का फैसला गलत था। तो अगर ये हिस्सा है, इसका मतलब संसद इसमें संशोधन तो कर सकती है, पर इसके जो बुनियादी ढांचे हैं, उन मूल आदर्शों को नष्ट नहीं कर सकते। 100% सही।
अगर ये हिस्सा नहीं होता तो संसद पूरे संविधान को मर्जी से फिर से लिख सकती थी और उसे रोकने के लिए प्रस्तावना का कोई वजूद ही नहीं होता। अब जब ये तय हो गया कि ये धड़कता हुआ दिल है संविधान का, तो एक और सवाल आता है, इस पूरे देश को चलाने की असली ताकत आखिर आई कहां से? हमारे नोट्स बताते हैं कि जवाब शुरुआती शब्दों में है, हम भारत के लोग, और वो जो शब्द है संप्रभु या सॉवरेन। हाँ, हम भारत के लोग, ये 4 शब्द ना किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। एक बहुत भारी कानूनी शब्द है ऑटोक्थनी। हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये संविधान किसी बाहरी ताकत की खैरात नहीं है, ये ब्रिटिश संसद या इंडिपेंडेंस एक्ट की देन नहीं है। ये इस देश की मिट्टी की उपज है। बिल्कुल, भारत के लोगों ने एक संविधान सभा चुनी और उसके जरिए खुद को ये संविधान सौंपा है। और इसी से जुड़ा है संप्रभुता का विचार। संप्रभु होने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई और बॉस नहीं है। पर जो स्रोत में पढ़ रहा था उसमें अमेरिका और भारत की संप्रभुता के बीच एक बहुत गहरा अंतर बताया गया है। ये बहुत बारीक फर्क है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अमेरिकी संविधान में संप्रभुता केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है। हाँ, वहाँ राज्यों का अपना अलग संविधान भी तो होता है। बिल्कुल, और नागरिक भी दोहरी नागरिकता रखते हैं। लेकिन भारत में एक मजबूत संघीय ढांचा होने के बावजूद संप्रभुता का कोई बंटवारा नहीं है। यानी हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा जरूर है प्रशासनिक सुविधा के लिए, पर देश की संप्रभुता अखंड है। हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं। जी, एकदम सही। लेकिन यहाँ मैं एक विरोधाभासी सवाल पूछना चाहूंगा। अगर संप्रभुता या सबसे बड़ी ताकत आम लोगों के पास ही है, तो इसका मतलब ये क्यों नहीं है कि लोग जब चाहें सड़क पे उतरकर अपना खुद का न्याय करने लगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर शक्ति हम भारत के लोगों में है, तो फिर हमें ये पुलिस या संसद जैसे संस्थानों की क्या जरूरत है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि हमें सत्ता के स्रोत और सत्ता के प्रयोग के बीच के फर्क को समझना होगा। अच्छा। हम भारत के लोग निर्माता हैं, सत्ता का मूल स्रोत वही है, लेकिन उन लोगों ने ही ये तय किया है कि इस असीमित ताकत का इस्तेमाल एक व्यवस्थित कानूनी ढांचे के अंदर किया जाएगा। मतलब लोग सीधे हर दिन कानून नहीं बनाते। हाँ, वे राज्य नाम की एक संस्था के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा है कि हम सबने मिलकर एक बस खरीदी है, हम उस बस के मालिक हैं, पर उसे चलाने के लिए हमने एक ड्राइवर रखा है और कुछ नियम तय कर दिए हैं। बहुत ही शानदार उदाहरण है। मालिक होने का मतलब ये नहीं कि हम सब एक साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बैठ जाएं। बिल्कुल नहीं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड केस में बहुत विस्तार से समझाया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय राज्य के पास एक सॉवरेन पावर है, लेकिन वो मनमानी करने के लिए नहीं है। तो राज्य अपनी इस सर्वोच्च शक्ति का करेगा क्या? अदालत ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। राज्य इस शक्ति का इस्तेमाल नागरिकों के स्वास्थ्य, शांति और कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए करेगा। तो संप्रभुता का मतलब जनता पर राज करना नहीं, बल्कि जनता के हित में काम करना है। एकदम सही। तो लोगों ने खुद को संप्रभु तो घोषित कर दिया, ढांचा भी बन गया, लेकिन इस देश का आर्थिक और सामाजिक चरित्र कैसा होगा, इसे परिभाषित करने वाले 2 बहुत चर्चित शब्द बाद में जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। जी, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के जरिए इमरजेंसी के दौरान इन्हें प्रस्तावना में शामिल किया गया था। पर जो हमारे स्रोत हैं वो ये साफ करते हैं कि भले ही ये शब्द 1976 में जोड़े गए हों, पर इनकी आत्मा नीति निर्देशक तत्वों में पहले दिन से मौजूद थी। हाँ, वो तो संविधान में पहले से ही घुले मिले थे। चलिए पहले समाजवादी शब्द को देखते हैं। जब भी समाजवाद की बात होती है, दिमाग में अक्सर सोवियत रूस या मार्क्स की तस्वीर आती है, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। तो क्या हमारा समाजवाद वैसा ही है? बिल्कुल नहीं। भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारों का एक अनोखा मिश्रण है और इसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है फिर? मुख्य उद्देश्य है गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को दूर करना। DS नकारा केस में कोर्ट ने कहा था कि मूल लक्ष्य लोगों को एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना है। लेकिन अगर लक्ष्य समाजवाद है, तो फिर यहाँ टाटा या रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियों के लिए जगह कैसे बन गई? अगर सब समाज का है, तो निजी संपत्ति कैसे हो सकती है? और यहीं पर न्यायपालिका का काम शुरू होता है। इस संतुलन को समझने के लिए एक्सेल विया केस की कहानी देखनी होगी। क्या हुआ था उस केस में? ये मुंबई की एक गारमेंट फैक्ट्री का मामला था जो घाटे में चल रही थी। मालिक इसे बंद करना चाहते थे, पर सरकार ने रोक दिया
कि समाजवादी देश में आप रातों रात मजदूरों को सड़क पर नहीं ला सकते। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने क्या तय किया? समाजवाद जीता या मालिकाना हक? अदालत ने बहुत संतुलित फैसला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में समाजवाद का मतलब प्राइवेट ओनरशिप को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। अच्छा। हाँ, अदालत ने कहा कि आप निजी क्षेत्र के अधिकारों को कुचल नहीं सकते। मालिकों को व्यवसाय बंद करने का अधिकार है। हालांकि सरकार मजदूरों के लिए कुछ नियम जरूर बना सकती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारा समाजवाद समय के साथ तालमेल बिठाना जानता है। बिल्कुल। मुझे दिल्ली साइंस फोरम केस याद आ रहा है। जब 90 के दशक में भारत ने प्राइवेटाइजेशन किया तो कई लोगों ने कहा कि ये तो समाजवाद के खिलाफ है। हाँ, टेलीकॉम सेक्टर के निजीकरण को चुनौती दी गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारा संविधान किसी एक कठोर आर्थिक नीति से बंधा नहीं है। नई आर्थिक नीतियां समाजवाद के खिलाफ नहीं है, बशर्ते वे देश के हित में हों। तो अब आते हैं दूसरे शब्द पर, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी लेता हूँ। हाँ। पश्चिमी देशों का जो मॉडल है ना, फ्रांस या अमेरिका का, वो एक ऐसे खेल की तरह है जहां रेफरी मैदान के बाहर बैठता है। हाँ, राज्य और धर्म के बीच पक्की दीवार होती है। इसे धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक कॉन्सेप्ट कहते हैं। राज्य को मतलब नहीं कि धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, जब तक कानून न टूटे। लेकिन क्या भारतीय सेक्युलरिज्म एक ऐसा रेफरी है जो मैदान के बीचों बीच मौजूद रहता है? बिल्कुल, वो रेफरी मैदान पर है। वो धर्म को रोकता नहीं है, पर करीब से नजर रखता है ताकि सभी को बराबर मौका मिले और कोई फाउल प्ले ना हो। यानी भारतीय संदर्भ में इसका मतलब धर्म विरोधी होना नहीं है, बल्कि सर्वधर्म संभाव है। जी। इसका नकारात्मक पहलू ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वो भेदभाव नहीं करेगा। और सकारात्मक पहलू? सकारात्मक पहलू ये है कि राज्य अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मों, उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा सकता है, जैसे उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने की अनुमति देना। तो ये बराबरी स्थापित करने का तरीका है। बिल्कुल। केशवानंद भारती केस में स्पष्ट किया गया था कि सेक्युलरिज्म संविधान का बुनियादी ढांचा है। इसे बहुमत के दम पर हटाया नहीं जा सकता। तो हमने देखा कि शक्ति लोगों के पास है और देश समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक आम इंसान की जिंदगी में प्रस्तावना का क्या असर है? वो लक्ष्य है वो 4 मजबूत स्तंभ: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन चारों का क्रम बहुत सोच समझकर तय किया गया था। चलिए न्याय से शुरू करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो मेरे दिमाग में एक तीखा सवाल है, ये क्रम ऐसा ही क्यों है? मतलब एक लोकतंत्र में जहां वोट की ताकत सबसे बड़ी है, क्या राजनीतिक न्याय यानी वोट देने का हक सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए? अगर हम इसे बड़े पिक्चर से जोड़कर देखें तो हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की उस ऐतिहासिक चेतावनी को याद करना होगा। उन्होंने कहा था कि राजनीति में तो हमने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत अपना लिया है। हाँ, राजनीतिक न्याय तो मिल गया, लेकिन ठीक यही उनकी चिंता थी। उन्होंने कहा था कि हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे में आज भी एक व्यक्ति एक मूल्य लागू नहीं होता। अच्छा। जब तक समाज में जाति या छुआछूत की दीवारें हैं, जब तक भुखमरी है, तब तक राजनीतिक न्याय बेमानी है। एक भूखे इंसान के लिए वोट का क्या मतलब है? बाप रे, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के रहते एक गरीब के वोट की ताकत सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय से ऊपर रखा गया है। ताकि सरकार की प्राथमिकता पहले गरीबी मिटाना हो। इसके बाद आता है स्वतंत्रता या लिबर्टी। अब राज्य का कोई हस्तक्षेप न होना था, पर भारत में असीमित स्वतंत्रता अराजकता फैला सकती है। इसलिए एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। हमें विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है, पर समाज के हित में इसे रेगुलेट किया जाता है। सही कहा। आपके मौलिक अधिकारों के साथ साथ युक्ति संगत प्रतिबंध भी जुड़े हुए हैं। आप दंगे नहीं भड़का सकते। मतलब मेरी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे इंसान की नाक शुरू होती है, और इस आजादी का मजा तब है जब समाज में समानता हो। हाँ, प्रतिष्ठा और अवसर की बराबरी, और जब ये तीनों स्थापित हो जाते हैं तब निर्माण होता है चौथे स्तंभ का, बंधुत्व या भाईचारा। भारत जैसे विशाल देश में जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, ये भाईचारा कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम का आधुनिक रूप है। इसके 2 मुख्य लक्ष्य हैं: व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता। बहुत गहरी बात है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर किसी की गरिमा नहीं कुचल सकते और आजादी के नाम पर देश के टुकड़े नहीं कर सकते। एकदम सटीक विश्लेषण। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो साफ है कि प्रियम्बल सिर्फ शब्दों का गुच्छा नहीं है, ये संविधान की आत्मा है, उसका क्विंटेसेंस है। और जैसा हमने कहा था, ये वो चाबी है जिससे न्यायपालिका हमेशा अपना रास्ता खोजती है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बात छोड़ना चाहता हूं। हमारे श्रोतों के क्रिटिसिज्म वाले हिस्से में एक दिलचस्प बात थी। वो क्या है? आलोचकों का कहना है कि समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जानबूझकर थोड़े अस्पष्ट और डायनामिक रखे गए हैं। इनका कोई बहुत कठोर अर्थ नहीं है। कानून की दुनिया में इसे खामी नहीं, एक ताकत माना जाता है। और यही मेरा आज का आखिरी सवाल है। सोचने वाली बात है कि आज से 50 साल बाद जब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी, एआई का राज होगा, तब बिना एक भी शब्द बदले आने वाली पीढ़ियां इन्हीं शब्दों का क्या नया मतलब निकालेंगी? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और प्रस्तावना उसकी वो धड़कन है जो समय के साथ नई लय में धड़कना सीख लेती है। क्या बात है। इसी गहरे विचार के साथ हम अपनी आज की इस डीप डाइव को यही रोकते हैं। उम्मीद है कि अब जब भी आप प्रस्तावना को देखेंगे तो आपको सिर्फ शब्द नहीं, उसके पीछे का संघर्ष नजर आएगा। मिलते हैं अगली बार एक और नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।